मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय, किद्वईनगर, कानपुर। आज हम लोग हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में जानेंगे कि हिंदी साहित्य में जो उपन्यास हैं उनका विकास कैसे हुआ, कैसे उसका प्रारंभ हुआ, क्या उनकी प्रवृत्ति थी, मुंशी प्रेमचंद का क्या योगदान रहा उसमें, और आज उपन्यासों की क्या स्थिति है। तो अगर हम हिंदी उपन्यास के इतिहास की तरफ बढ़ें तो हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद से पूर्व एक बहुत बड़ी परंपरा रही है उपन्यास की। वैसे तो हम लोग प्रेमचंद के उपन्यासों को ही श्रेष्ठ मानते हैं और हैं भी उपन्यास उनके श्रेष्ठ, लेकिन उनसे पूर्व भी हमें बहुत से ऐसे उपन्यास मिलते हैं जिनको हम नकार नहीं सकते हैं। प्रेमचंद से पूर्व का जो युग है उसका समय है सन 1877 से लेकर 1918 तक, क्योंकि 1918 से फिर मुंशी प्रेमचंद का युग शुरू हो जाता है। तो 18 तक की जो हम लोग बात करें तो इसमें मुंशी प्रेमचंद से पूर्व का जो उपन्यास का इतिहास मिलता है तो हम देखते हैं कि संस्कृत कथा साहित्य और बंगला साहित्य से उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हिंदी उपन्यास, जो कि हमारा हिंदी साहित्य का जो उपन्यास है वो संस्कृत के साहित्य से और बंगला साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। संस्कृत के जैसे मेघदूत है और शाकुंतलम है, इस तरह के साहित्य से प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने रचनाएं की हैं। उधर बंगला साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके उपन्यासों का ट्रांसलेशन हुआ, अनुदित नाटक उपन्यास भी आए। तो हम ये देखते हैं कि संस्कृत साहित्य और बंगला साहित्य दोनों के उपन्यासों से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में उपन्यास लिखे गए हैं। अगर हिंदी का प्रथम उपन्यास हम लोग देखें तो वो है भाग्यवती, जो किसने लिखा था? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। किस सन में? 1877 में। ये प्रथम उपन्यास माना जा सकता है, लेकिन ये प्रथम उपन्यास है नहीं, क्योंकि उपन्यास के तत्वों पर पूरी तरह से ये खरा नहीं उतरता है। और अगर हम ऐसे उपन्यास को देखें जो वाकई में प्रथम उपन्यास माना जाने काबिल है तो वो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास ने सन 1882 में लिखा था, जो कि अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है। इसी समय यानी प्रेमचंद से पूर्व का जो समय था उस समय सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारीपूर्ण, रोमानी, जासूसी, इस तरह के विषयों को लेकर उपन्यासों की रचना हो रही थी। सामाजिक उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम अगर हम देखें तो उसमें आते हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सजान, राधा कृष्ण दास, इन्होंने लिखा निस्सहाय हिंदू। ये सब सामाजिक उपन्यास हैं। इसी श्रृंखला में लज्जा राम शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने लिखा ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ये सब सामाजिक उपन्यास थे। लेकिन अगर हम अन्य उपन्यासों की प्रवृत्तियों पर ध्यान दें तो ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए। ये कौन सा युग था? जब मुंशी प्रेमचंद का उदय नहीं हुआ था। इस तरह के उपन्यास जो थे वो कल्पना आश्रित ऐतिहासिक उपन्यास थे। पूरी तरह से ऐतिहासिक उपन्यास भी नहीं थे वो, बल्कि कल्पना से आश्रित थे, यानी उसमें कल्पना मिश्रित उपन्यास थे, जिसमें हम किशोरी लाल गोस्वामी के सुल्ताना रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल या शाही महल, इस तरह के उपन्यासों को ले सकते हैं, जो पूरी तरह से कल्पना मिश्रित ऐतिहासिक उपन्यास थे। गंगा प्रसाद गुप्त का नूरजहां, हमीर, मथुरा प्रसाद शर्मा ने मलका चांद बीबी, नूरजहां बेगम, इस तरह के ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। अब ये उपन्यास जो थे ऐतिहासिक पूरी तरह से ना होकर इसमें प्रणय कथाएं हुआ करती थी, यानी प्रेम कथाएं होती थी, विलास लीला हुआ करती थी, रहस्यमय प्रसंग हुआ करते थे, मिस्ट्रियस
जिसको कह सकते हैं हम लोग कुतूहल वर्धक घटनाएं होती थी, तब ये ऐतिहासिक उपन्यास बनते थे। अब ये इस उपन्यासों को हम पूरी तरह से इतिहास नहीं मान सकते हैं। इसमें अत्यधिक कल्पनाएं हुआ करती थी। यानी इसको केवल हम इतिहास जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको उस समय के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए पढ़ते थे। ये कथाधारा एक तरह से मनोरंजन करने वाली कथाधारा मानी जा सकती है। इसी युग में, यानी मुंशी प्रेमचंद से पूर्व के युग में, अगर हम उपन्यास और भी देखें तो तिलस्मी और अय्यारी पूर्ण भी उपन्यास लिखे गए हैं। अब ये तिलस्म और अय्यारी क्या है? तिलस्म जो है, आप समझ सकते हैं कि उस समय जैसे आपने दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था चंद्रकांता उसी युग का उपन्यास है। उसमें तिलस्म है, अय्यारी है, इंद्रजालिक ऐश्वर्य है, अलौकिक वर्णन किए गए हैं। यानी यथार्थ से बिल्कुल परे है। यथार्थ यानी रियलिज्म, सच्चाई से दूर, कल्पना से मिश्रित, तिलस्मी, जादू से जुड़ा हुआ उपन्यास जो उस समय लिखे जा रहे थे, तिलस्मी। ये सब उपन्यास जो हैं लोगों के मनोरंजन के लिए हुआ करते थे आमतौर पर। और दूसरा इसका पहलू यह था कि इससे हिंदी का विकास हो रहा था। किशोरीलाल गोस्वामी ने तिलस्मी शीश महल लिखा इस युग में, और देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति, इस तरह के उपन्यास लिखे। हरे कृष्ण जौहरी ने जादूगर, भयानक खून, ये उपन्यास आया। ये सभी उपन्यास जो थे कल्पना प्रधान, मनोरंजन प्रधान और हिंदी के विकास में सहायक उपन्यास थे। इसके अतिरिक्त तिलस्मी और अय्यारी पूर्ण उपन्यासों के अलावा मुंशी प्रेमचंद से पूर्व के जो उपन्यास थे उसमें जासूसी उपन्यास भी लिखे गए। जासूसी उपन्यास में गोपाल राम गहमरी का नाम हम ले सकते हैं। गोपाल राम गहमरी ने जो उपन्यास लिखे हैं जासूसी संबंधित, उसमें सरकटी लाश, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, इस तरह के जो उपन्यास थे ये जासूसी उपन्यास थे। और रामलाल वर्मा का उपन्यास था जासूसी कुत्ता, 80,000 की चोरी। तो ये जो है, इस तरह हम ये देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद से पूर्व का जो युग था उसमें तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, रोमानी उपन्यास, ऐतिहासिक कल्पना मिश्रित उपन्यास, कुछ सामाजिक उपन्यास भी लिखे जा रहे थे। रोमानी उपन्यास की श्रृंखला अगर हम देखें, जिसमें अंबिका दत्त व्यास, निहाल चंद वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, ये सब उपन्यासकार आते हैं। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा आश्चर्य वृत्तांत, निहाल चंद वर्मा का उपन्यास था प्रेम का फल और मिस जौहरा। इस तरह के उपन्यास जो थे ये रोमानी थे और जो कि अद्भुत उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन उपन्यासों की जो कहानी थी वो पूरी तरह से कल्पना प्रधान थी और रोमानियत इसमें थी। रोमानियत से संदर्भ का अगर हम लें तो रोमानियत मानी एक तरह से प्रेम से पूर्ण प्रेम कथाएं थी। झूठी प्रेम कथाएं, सच्ची प्रेम कथाएं, सब कल्पना मिश्रित थी। और इस युग में जो है बंगाली, मराठी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि साहित्य के उपन्यासों का अनुवाद भी किया गया। इसलिए कुछ अनुदित उपन्यास भी हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण लें तो मराठी से चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश का अनुवाद मल्लिका देवी ने किया था। इसी तरह से गुजराती भाषा से लज्जाराम शर्मा ने कपटी मित्र का अनुवाद किया। इसी समय अंग्रेजी से रेनॉल्ड्स का उपन्यास लैला, लंदन रहस्य और नर पिशाच अनुदित किए गए। बंगाली भाषा से राधा कृष्ण दास ने तारकनाथ गांगुली के स्वर्णलता का अनुवाद किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने बंकिम चंद्र कृत राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी आदि का भी अनुवाद इसी युग में किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद से पूर्व रोमानी, अय्यारी पूर्ण, जासूसी और कल्पना मिश्रित ऐतिहासिक इस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का जब आगमन हुआ है तो 1918
से लेकर 1936 तक का जो समय है ये मुंशी प्रेमचंद का युग माना जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी का जो युग है ये आप खुद भी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन का एक तरह से पीक टाइम था। यानी इस समय स्वतंत्रता आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था। 1918 से लेकर 1936 के बीच की बात हम कर रहे हैं, जबकि नवजागरण का युग भी था। भारत में इतनी रूढ़ियाँ और इतना इस तरह का जो कहना चाहिए, रूढ़ियों में सती प्रथा चल रही थी, कहीं बाल विवाह हो रहे थे। तो इस तरह की जो रूढ़ियाँ थी, इनसे मुक्ति के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में देश को आज़ाद कराना भी हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था उस समय। तो उस समय जो मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यासों को लेकर आते हैं, तो ये उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास थे। अभी तक जो भी उपन्यास हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वो सब रोमानियत और कल्पना मिश्रित थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के आने से ये एक फर्क पड़ा कि ये सारे के सारे उपन्यास यथार्थवाद यानी यथा तथ्य निरूपण, जैसा समाज की स्थिति है, जैसा समाज में हो रहा है, उस तरह के उपन्यासों की रचना होने लगी और आदर्श प्रधान सुधारवादी उपन्यास लिखे गए। एक्चुअली में प्रारंभ की अवस्था जो थी मुंशी प्रेमचंद की, वो गांधीवाद से प्रभावित थे। तो गांधीवाद से प्रभावित होने की वजह से उन्होंने सभी उपन्यासों को सुधारवादी उपन्यास लिखा। यानी उपन्यासों का उद्देश्य जो था वो समाज में सुधार लाना था और वो साहित्य के सुधार को ही समझते थे कि वो समाज में भी सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका मोह भंग होता है 1936 में जाकर, जब वो गोदान लिखते हैं या कफन कहानी लिखते हैं या प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष हो जाते हैं, तब होता है। लेकिन जो पूर्व के उनके उपन्यास हैं, प्रारंभिक अवस्था के जो उनके उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, वो सब गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास हैं। तो आदर्श प्रधान है और सुधारवादी उपन्यास हैं। इन उपन्यासों की श्रृंखला में अगर हम देखें मुंशी प्रेमचंद के युग में कौन कौन से उपन्यासकार हुए हैं, अगर हम इस बात को समझें तो मुंशी प्रेमचंद ने ही देखिए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इस तरह से बहुत से उन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो कि यथार्थवादी उपन्यास हैं और सुधारवादी हैं, आदर्श प्रधान हैं। और इसके अलावा देखिए अन्य उपन्यासकारों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का नाम आता है, जिन्होंने भिखारिणी लिखा है, भिक्षावृत्ति पर आधारित है उपन्यास। श्रीनाथ सिंह ने इसमें उलझन, प्रेम परीक्षा, शिवपूजन सहायका, देहाती दुनिया, और भगवती प्रसाद वाजपेयी का मुस्कान, त्यागमयी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का है राम रहीम, चतुरसेन शास्त्री का है हृदय की परख, बेचैन शर्मा उग्र का है चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी। जयशंकर प्रसाद के भी उपन्यास मिलते हैं इस युग में, कंकाल और तितली। जैनेन्द्र जो कि मूलतः एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं, उन्होंने सुनीता, त्यागपत्र, परख इस तरह के उपन्यास लिखे। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास लिखा है। वृंदावन लाल वर्मा का है गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी। ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद युग में होने के कारण इन्होंने अच्छा वर्णन किया है इतिहास का भी और समाज का भी। राहुल सांकृत्यायन का भी नाम लिया जाता है इस युग में, जिसमें इन्होंने शैतान की आंख, सोने की ढाल इस तरह के उपन्यास लिखे हैं। निराला जी ने भी अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के समय में लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं और उस समय के जो उपन्यास हैं उसमें एक यथार्थ वर्णन मिलता है, आदर्शवादी उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास हैं, समाज सुधार की प्रेरणा है, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन की भावना है। और उसके बाद का जो युग आता है वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास युग आता है। इसका युग का नाम जो प्रेमचंदोत्तर युग है, ये 1936 से प्रारंभ होकर आज तक का माना जा सकता है। इसमें 1936 में जो प्रेमचंद का युग के बाद का युग है, ये प्रगतिशील युग आता है। प्रगतिशील युग मार्क्स से प्रभावित था।
उसके बाद उनका दूसरा मार्क्स प्रगतिशील के बाद प्रयोगवादी युग आता है। तो प्रयोगवादी युग फ्रायड से संबंधित से प्रभावित युग माना जाता है। तो मार्क्स और फ्रायड की विचारधारा से प्रभावित उपन्यास इस युग में हमें देखने को मिलते हैं। मार्क्स की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से मजदूर और किसानों के प्रति समर्पित भाव था और जमींदारों और पूंजीपतियों के विरोध में लिखी विचारधारा मानी जाती है। तो उसी तरह के ही उपन्यास लिखे गए इस युग में मार्क्स की विचारधारा पर आधारित। फ्रायड की जो विचारधारा थी वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित थी। तो उस तरह के उपन्यास लिखे गए। तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में हम ज्ञानेंद्र को ले सकते हैं, अज्ञेय जी को ले सकते हैं, इलाचंद जोशी, धर्मवीर भारती, देवराज। तो ज्ञानेंद्र के उपन्यासों में कल्याणी है, सुखदा है, विवर्त है, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए हैं, ये अध्ययन किया गया है। और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सभी उपन्यास फ्रायड के सिद्धांत पर आधारित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित उपन्यास हैं, जिसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक जो उस समय मनोवैज्ञानिक समस्याएं थी उसको अव्यक्त किया गया है। इलाचंद जोशी ने सन्यासी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, मुक्ति पथ, जिप्सी, ये सब मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। उस समय धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित जो उपन्यास हैं उसमें समाजवादी, सामंत विरोधी सामाजिक उपन्यासों के नाम लिए जा सकते हैं। इसमें यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उपन्यास माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यशपाल के अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर के नाम भी लिए जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही समाजवादी उपन्यासों की रचना की है। ऐतिहासिक उपन्यासों में वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम लिया जा सकता है। वृंदावन लाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, राहुल सांकृत्यायन का सिंह सेनापति, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद जो भी प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास आए हैं वो या तो फ्रायड के सिद्धांत से प्रभावित हैं अथवा मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित उपन्यास थे, मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित उपन्यास थे। इसके अतिरिक्त एक और विचारधारा चल रही थी, या विचारधारा नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति कह सकते हैं उपन्यासों में, वो थी आंचलिकता की प्रवृत्ति। आंचलिकता की प्रवृत्ति के जो जनक माने जाते हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु माने जाते हैं। इन्होंने आंचलिक उपन्यासों का प्रारंभ किया है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में मैला आंचल, पड़ती परिकथा, ये दो उपन्यास उनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं आंचलिकता की दृष्टि से। नागार्जुन और उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, ये सभी उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। नागार्जुन का बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, उदय शंकर भट्ट का सागर, लहरें और मनुष्य बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। रांगे राघव का कब तक पुकारूं, ये भी आंचलिक उपन्यास है। और ये सभी प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य को निरंतर विकसित करने वाले उपन्यासों की श्रृंखला में इनका नाम लिया था। रामरस मिश्र के पानी के प्राचीर, टूटता हुआ जल, इस तरह के उपन्यास ये सब आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, ये सभी उपन्यास आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगवादी उपन्यासों के भी नाम लिए जा सकते हैं। प्रयोगवादी उपन्यास में प्रभाकर माचवे के उपन्यास सांचा, द्वाभा, धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास सोया हुआ जल, यानी प्रयोगशील, जिसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। अब नए नए प्रयोग का मतलब है कि विचारधारा के अतिरिक्त समाज में जो भी नई प्रवृत्तियां आ रही थी, जैसे तनाव है,
कहीं संत्रास है, कहीं पीड़ा है, कहीं दुख है, कहीं भौतिकता है, कहीं शहरीकरण, कहीं औद्योगिकरण। इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे निश्चित जो दुष्परिणाम है, शहरीकरण से निकलने वाले दुष्परिणाम, उन सभी परिणामों से जो व्यथित मन है, जिसमें तनाव और संत्रास है, उस पर आधारित उपन्यास प्रयोगवादी उपन्यास में लिखे गए। नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। तो प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद मिश्र, ये सभी उपन्यासकार प्रयोगशील उपन्यास लिख रहे थे। आगे हम देखते हैं कि आधुनिकता बोध के उपन्यास यानी साठोत्तरी उपन्यास, यानी 1960 के बाद जो उपन्यास लिखे गए हैं वो साठोत्तरी उपन्यास, जो बिल्कुल ही आगे जो वर्तमान समय है उसके अनुसार जो लिखे गए उपन्यास हैं, वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं और जो मनुष्य की उलझनें हैं, संत्रास पीड़ा है, एकाकीपन है, इस तरह की विभिन्न समस्याएं जो आज के युग में हैं, वो समस्याएं इन उपन्यासों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आधुनिक उपन्यासों में महानगरी जीवन के अनेक स्तर मिलते हैं और उनका खोखलापन मिलता है हमको। निम्न मध्यम वर्ग की विडंबनाएं मिलती हैं इन उपन्यासों में। ग्रामीण जीवन में भी जो संघर्ष है वो हमें मिलता है। संबंधों के टूटते बनते रिश्ते मिलते हैं, अवरोध मिलता है, नारी जीवन की यातनाएं और त्रासदी मिलती है। आज के युग के जो उपन्यास हैं उसमें स्त्री पुरुष के दैहिक और भौतिक संबंधों की व्याख्या भी नए ढंग से जो की गई है वो भी हमें मिलती है। तनाव, संत्रास, घुटन, अकेलापन, अहम का टकराव, ये सब आधुनिक युग के उपन्यासों में मिलता है। यहाँ तक कि राजनैतिक व्यंग्य भी मिलता है। साथ ही महानगरी जीवन के अनेक स्तर मिलते हैं जिसमें खोखलापन है। और इन उपन्यासों में उपन्यासकार हैं मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, जो कि बहुत ही एक व्यंग्यात्मक शैली में उपन्यास लिखते हैं। इनका राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, बहुत ही फेमस उपन्यास है। गिरिराज किशोर का जुगलबंदी, पहला गिरमिटिया, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, निर्मल वर्मा का लाल टीन की छत, इस तरह बहुत सारे उपन्यास हैं। कमलेश्वर का डाक बंगला, काली आंधी, इस तरह न जाने कितने ही उपन्यास हैं जिन्होंने वर्तमान युग की जो वर्जनाएं हैं उनको अभिव्यक्त किया है। इसके साथ ही हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि दलित वर्ग, इसी बीच एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है जिसमें दलितों ने भी अपनी शिरकत की है। दलितों ने भी उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। दलित उपन्यासकारों ने भी। उसमें अगर हम देखते हैं कि दया पवार ने अछूत उपन्यास लिखा है, उन्होंने उत्थान के लिए जो उपन्यास लिखे हैं, और उत्थान के अतिरिक्त वो हमेशा शोषित पीड़ित महसूस करते रहे हैं समाज में। उन्होंने भी, दलित उपन्यासकारों ने भी ये एक अच्छी पहल की बीच में। और दया पवार ने अछूत लिखा, जयप्रकाश करदम ने छप्पर उपन्यास लिखा, और मोहनदास नैमिष राय ने आज बाजार बंद है, मुक्ति पर्व, रूपनारायण सोनकर का डंक, जयप्रकाश नवेंदु का दोहन, सत्यप्रकाश का जस्तस भई सवेर, धर्मवीर का पहला खत। इस तरह से बहुत से दलित साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी व्यथा कथा को अभिव्यक्त अपने उपन्यासों के माध्यम से आधुनिक काल में ही किया है। इसी बीच महिला उपन्यासकारों की भी श्रृंखला हमें मिलती है। महिला उपन्यासकारों ने भी विभिन्न उपन्यासों को लिखकर अपने उपन्यास का विकास किया है, हिंदी साहित्य के उपन्यास का विकास किया है, जिसमें शिवानी का नाम लिया जा सकता है। 14 फेरे, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, इस तरह से बहुत सारी महिला उपन्यासकार हैं। मैत्रेयी पुष्पा, नासरा शर्मा, प्रभा खेतान, अलका सरावगी, इन लोगों ने बहुत से उपन्यास। मृदुला गर्ग का चितकोबरा उपन्यास बहुत ही फेमस हुआ है उपन्यास, कटगुलाब, ममता कालिया का बेघर, चित्रा मुदगल का आवा, एक जमीन अपनी, मैत्रेयी पुष्पा का अलमा कबूतरी, चंद्रकांता का अपने अपने कोणार्क, प्रभा खेतान का छिन्न मस्ता, पीली आंधी। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हिंदी उपन्यास का जो विकास हुआ है
वो पूरी तरह से जिस तरह से समाज का विकास होता जा रहा था उस तरह से ही उपन्यासों का विकास हुआ है, क्योंकि मूलतः साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। जिस तरह का समाज होगा उसी तरह का ही साहित्य की रचना की जाती है। अब ये पहले मुंशी प्रेमचंद से पूर्व का जो समय था उसके अनुसार रचनाएं होती रहीं। फिर प्रेमचंद जी ने अपना देखा समाज में कि यथार्थ का वर्णन करने से ही समाज में सुधार हो सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन की पीठिका चल रही थी उस समय, तो उन्होंने उस तरह की सुधारवादी रचनाएं की। फिर जब एक आधुनिक युग आया, प्रयोग धर्मी युग आया कहीं, फिर मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन होने लगा, कहीं आंचलिक उपन्यास आए। तो जिस तरह का जो भी समाज का विकास होता जा रहा था उसी तरह से धीरे धीरे साहित्य का भी विकास हुआ। इस तरह से साहित्य को अगर हम देखें तो साहित्य जो है केवल दर्पण ही नहीं है, समाज को मार्गदर्शन कराने वाला एक टॉर्च लाइट का भी काम करता है। साहित्य बताता है कि हमें किस तरह जीना चाहिए, हम क्या हैं और कैसा हमें होना चाहिए। इस तरह से उपन्यास एक ऐसी विधा है जो भी इसका अध्ययन करता है उसको समाज का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही पूरा समाज एक उपन्यास में अभिव्यक्त हो सकता है। तो थैंक यू।